पोजीशन वेक्टर की, है ना। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन कार्टेशियन सिस्टम। तो हमारे पास कोई पार्टिकल है जो मान लो इस लाइन पे चल रहा है और उसकी एक पोजीशन थी पहले ए और यहाँ से ये चल के बी पे पहुंच गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस ओरिजिन से सीधा एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं ए पर और दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं बी पे। तो ए हमें दे रहा है इसकी इनिशियल पोजीशन और बी हमें दे रहा है बेटा इसकी फाइनल पोजीशन। तो जब भी हम ओरिजिन से एक वेक्टर डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं पार्टिकल की पोजीशन पे, तो वो वेक्टर हमारा क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम आर से लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो ए और बी यहाँ पे इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स वाले के साथ आई कैप आएगा और वाई वाले के साथ जे कैप। ऐसे ही जब ये बी पे पहुंच गया तो बी का जो इसका पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अगर हम इसकी पोजीशन का चेंज देना चाहते हैं तो पोजीशन का चेंज हो जाएगा आर ए बी इनिशियल माइनस फाइनल। तो आर इनिशियल माइनस आर फाइनल। तो इनिशियल हमारे पास कितना है ए और फाइनल, तो ए माइनस एक्स आई कैप और बी माइनस वाई जे कैप। आपको पता ही है आई में से आई कंपोनेंट माइनस करते हैं और जे में से जे कंपोनेंट, वेक्टर माइनस करना तो आता है ना। तो अब अगर हम इस चेंज इन पोजीशन वेक्टर का वेक्टर देखना चाहते हैं तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, आर ए माइनस आर बी। तो बेटा हमारा आर ए ये था, है ना, आर ए ये था। अब देखो जब हम किसी वेक्टर को माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे आर ए तो ये हो गया, अब आर बी जो है इस वेक्टर को हमें ए के सर पे बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम ए के सर पे बनाएंगे तो आर बी ऐसे आएगा, उल्टा आएगा इसके, तो ये माइनस आर बी होगा। तो आपका आर ए बी ऐसा दिखाई देगा कुछ, और ऐसा ही यहाँ पे भी दिखना चाहिए, है ना। तो ये आपका आर ए बी वेक्टर होगा या चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो बेटे हमारे पास कोई पार्टिकल था जो पहले ए पे था, उसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 था और फिर वो बी पे चला गया, उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। अब ए से बी का जो वेक्टर है वो ये है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब देखो हमें ट्राइंगल लॉ में पता है कि ट्राइंगल लॉ हमें क्या कहता है बेटा, ट्राइंगल लॉ में कहता है कि जो दो वेक्टर्स जैसे r1 और फिर उसके हेड पे रखा हुआ x वेक्टर, इन दोनों का जो समेशन होगा वो हमें r2 वेक्टर देगा। यानी ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस ट्राइंगल में एक ही डायरेक्शन में दो साइड मान लें तो थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन हमें क्या देती है, उसका रिजल्टेंट। तो हमारे हिसाब से ट्राइंगल लॉ के हिसाब से r1 प्लस एक्स r2 के बराबर है, तो x वेक्टर किसके बराबर होगा, r2 माइनस r1। तो हमें यही याद रखना है कि जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर होगा। तो या तो हम x वेक्टर लिख दें या डेल्टा r वेक्टर लिख दें, एक ही बात है। जैसे अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेक्टर हमारे पास क्या है बेटे, x1 y1, तो हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और फाइनल वेक्टर है x2 y2, तो हम x2 i कैप प्लस y2 j कैप लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगी, r2 माइनस r1। अब हमें r2 भी पता है बेटे, हमें r1 भी पता है, r2 और r1 की वैल्यू को माइनस कर दिया, x में से x को माइनस किया और y में से y को। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया बेटा x2 माइनस x1 i कैप और प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इस x2 माइनस x1 के कोऑर्डिनेट को डेल्टा x लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ गया, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। इसी डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा r से भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा r की वैल्यू आ गई डेल्टा x और डेल्टा y जे कैप। अब सबको डेल्टा t से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा r बाई डेल्टा t ये एवरेज स्पीड हो गई, और अगर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 है तो ये वेलोसिटी हो गई इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो x कंपोनेंट के रेट ऑफ चेंज के बराबर और y कंपोनेंट के रेट ऑफ चेंज के बराबर का समेशन होगा। तो किसी भी वेक्टर वेलोसिटी को हम vx i कैप लिख सकते हैं और y j कैप लिख सकते हैं। वैसे ही अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन को हम ax i कैप प्लस ay j कैप लिख सकते हैं।
अब क्योंकि ये चैप्टर मोशन इन ए प्लेन है, मोशन इन अ प्लेन, तो क्योंकि बेटा ये प्लेन है तो प्लेन में हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट्स चलेंगे, या तो एक्स वाई प्लेन चलेगा, या वाई जेड प्लेन चलेगा, या जेड एक्स प्लेन चलेगा। तो अगर एक्स वाई चलेगा तो आई और जे कंपोनेंट चलेंगे, अगर वाई जेड चलेगा तो जे और के चलेंगे, और ये चलेगा तो के और आई चलेगा। हर बार आपको दो ही यूनिट वेक्टर मिलेंगे, तीसरा नहीं मिलेगा। अगर तीसरा मिल जाता तो वो क्या बन जाता, थ्री डायमेंशनल प्लेन हो जाता, बट वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका इनिशियल पॉइंट ये है बेटा, इनिशियल पोजीशन, और उसकी फाइनल पोजीशन ये है बेटा, वो मूव कर गया है। तो बच्चों अगर इसकी इनिशियल पोजीशन ये है 1 2 -1, तो हम लिख सकते हैं आर ए इनिशियल वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और आर बी क्या लिख सकते हैं बेटे, है ना। तो ये आर बी आ गया। अब हमें चाहिए क्या, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो हम इसको डेल्टा आर या एक्स वेक्टर लिख सकते हैं। एक्स वेक्टर हमारे पास होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, तो आई वाले में से आई का कंपोनेंट 2 - 1 आई प्लस 4 - 2 जे, और प्लस -2 + 1 के कैप हो जाएगा, है ना। तो यहां से कितना आ गया बेटे, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, हाँ सिर्फ आई आएगा, बिल्कुल सही है। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस आई कैप हो जाएगा, तो माइनस के कैप। और यही बेटा अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं, तो आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, तो 4 और 1 5 और 1 6 आ जाएगा, अंडर रूट 6 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हमने तीनों डायमेंशन यूज कर लिए हैं, तो ये मोशन इन 3D का बात हो गया, क्योंकि इसने 3 डायमेंशनली चेंज किया अपने आप को, है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका तुम लोग निकालो, चलो सॉल्व करो। ए दिया हुआ है 2, 1, 0, बी दिया हुआ है 0, 3, 4, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। आगे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है बताओ, -2 आई कैप प्लस और प्लस 4 के कैप, वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2√6। यही आ रहा है, तुम्हारा भी यही आ रहा है, देखो सबका यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब बेटे अगला हमें दिया है कि आर जो है पोजीशन वेक्टर, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है 6t² आई कैप -24t जे कैप, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो बेटे हमें पता है पहला वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, v = dr/dt। तो अगर dr/dt करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d/dt ऑफ 6t² आई कैप माइनस d/dt ऑफ 24t जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया बेटा, 12t आई कैप -24 जे कैप, ये वेलोसिटी आ गई, है ना। अब वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है, तो अगर ये टाइम डिपेंडेंट है और हमसे पूछ लिया जाता कि बताओ वेलोसिटी है t = 2 सेकंड कितनी है, तो क्या लिख देते, 24 आई कैप -24 जे कैप। अब तुम बताओ 24 आई कैप -24 जे कैप, तो जीरो आ जाएगा आंसर, बिल्कुल जीरो नहीं आएगा। v वेक्टर जो है वो 90 डिग्री पे है, तो आंसर 24√2 मीटर पर सेकंड आएगा। इन सब चीजों का ध्यान रखो, आई जे में से माइनस थोड़ी हो जाएगा, तो 24√2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसी का बेटा हमें एक्सेलरेशन वेक्टर देखना है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर किसके बराबर होता है, dv/dt के बराबर होता है। तो अब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी को करेंगे तो बेटा कितना आ गया,
12t, t तो हट ही जाएगा अब, तो 12 मीटर पर सेकेंड। इसने बोला है कि बताओ द टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, तो क्या ये कभी रेस्ट पे आएगा? कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो वी वाई है ये -24 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ये हमेशा इसके पास वाई कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए ये कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा। हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे हम ये कह सकते हैं कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, लेकिन y तो है, तो ये टाइम अनडिफाइंड है। आप समझ रहे हो? ये बहुत ध्यान, ऐसा नहीं करना है कि आपने सीधे 12t-24 को 0 के बराबर रख दिया और टाइम निकाल दिया 2 सेकंड, नहीं। 2 सेकंड पर भी इसके पास i में 24 है और -j में 24 है। इसका मतलब 24 मीटर पर सेकंड इधर और -j में 24 मीटर पर सेकंड इधर। इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल आपको नेट देगा, जो कि 24√2 आ रहा है। इस चैप्टर में इसी सब चीज का ध्यान रखना है हमें। ये वन डायमेंशन नहीं है जिसमें बराबर 0 रख दिया। तो अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है बेटे, उसका मतलब उसके सारे कंपोनेंट 0 होने चाहिए। और क्योंकि इसका एक कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, तो वो वैल्यू पूरी हमेशा कांस्टेंट ही रखने वाला है और वो कभी 0 होने वाला नहीं है। इसलिए ये टाइम हमारे पास डिफाइंड नहीं रहेगा। इज इट ओके? अब देखो अगला क्वेश्चन। हमारे पास जो है बेटा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अलग अलग दिए गए हैं। x दिया है 5t² - 2t और y दिया है बेटा 10t, और हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर। तो बताओ, आप बताओ बेटा मेरा, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूं? 5t² - 2t, ये पूरा किसके साथ आ जाएगा? i के साथ, और फिर प्लस 10t किसके साथ आ जाएगा? j के साथ आ जाएगा। अब हमें r मिल गया। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमें r दिया हुआ था, अब हमने r बनाया है किसकी हेल्प से? x और y कोऑर्डिनेट। अब जैसे ही r बन गया तो वेलोसिटी भी बन जाएगी। बताओ तुम लोग सॉल्व करके वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा? डिफरेंशिएट करो dr/dt को। यस, 10t - 2i प्लस 10j। बेटा इसका मतलब क्या है? x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10t - 2, टाइम डिपेंडेंट है, और y में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना? यस। अब ये वेलोसिटी आ गई। चलो अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो और एक्सेलरेशन बताओ कितना आ रहे हैं? यस, तो इसकी वैल्यू अब आ जाएगी 10i, लेकिन j में तो आएगी नहीं, तो 10i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसके पास x कंपोनेंट तो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसका y कंपोनेंट क्या है? 0। इसका मतलब y में ये कैसा कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, लेकिन x में यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कहने की बात है, ओवरऑल ही मोशन देखते हैं। तो ओवरऑल मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। बोलिए हाँ या ना? ठीक है। अब हमसे पूछा गया है बेटा इसकी ट्रेजेक्ट्री, तो बताओ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं? हाँ, नहीं ऐसे नहीं देखते हैं। ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑलवेज एलिमिनेट टाइम, एलिमिनेट टाइम एंड ब्रिंग द इक्वेशन, ब्रिंग द इक्वेशन इन x एंड y, ब्रिंग द इक्वेशन इन x एंड y। तो अब देखो बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x की वैल्यू थी हमारे पास 5t² - 2t, और y की इक्वेशन क्या थी? 10t। तो यहां से हमें t की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू है y/10, और ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 5 × y²/100 -2, t की वैल्यू है y/10। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि y² का सेकंड डिग्री आ रहा है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, यानी कि पैराबोलिक पाथ है इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है y में, तो ये एक पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। बोलो हाँ या ना? तो कभी भी ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन है तो ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन में हमेशा t को एलिमिनेट करना होता है। t इतनी आसानी से एलिमिनेट नहीं होगा। यहां पर जब भी इक्वेशन ऐसी होंगी x और y में, तो t को, एक से t को उठाओ और दूसरे में पुट कर दो। लेकिन कई बार इक्वेशन ऐसी आएंगी जैसे इस क्वेश्चन में दी गई है कि t जो है वो साइन या कॉस के साथ आ जाएगा,
तब टी को कैसे एलिमिनेट करेंगे? तब टी को हमेशा आइडेंटिटी के थ्रू एलिमिनेट करेंगे, आइडेंटिटी के थ्रू, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है उसमें ओमेगा टी को रिप्लेस करने के लिए हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, ठीक है। अब तुम्हारे पास आर की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। निकालो इसका वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड ट्रेजेक्ट्री, जल्दी करो, सॉल्व करो। आ गया? तो वेलोसिटी कितनी आई बताओ? तुम्हारा आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? वेलोसिटी हो जाएगी डी आर बाई डी टी। तो अगर डी आर बाई डी टी करेंगे तो हमारे पास ए ऐसे ही रहेगा, साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होगा। ये आ गई वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन होगी डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी करोगे तो क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन ओमेगा टी जे कैप आई कैप, और माइनस का ही ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप या आर कैप लिख सकते हैं सीधा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आर कैप लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी तो हमारे पास वही है। हाँ तो ए हटा देंगे, ए तो उसके साथ जाएगा, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आएगा, है ना। याद करो एसएचएम में भी ऐसा होता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था। हाँ बोलो, कुछ कह रही हो? कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन किया है, ए ओमेगा ऐसे ही है, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी और फिर से ओमेगा, और ए ओमेगा ऐसे ही है, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और एक और ओमेगा, चेन रूल लगाया है। अब चाहिए ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री के लिए मैंने आपको सिखाया कि भैया टाइम को एलिमिनेट करो। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट ये देखो, एक्स कोऑर्डिनेट था ए साइन ओमेगा टी और वाई कोऑर्डिनेट ए कॉस ओमेगा टी। तो एक्स कोऑर्डिनेट है ए साइन ओमेगा टी और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉस ओमेगा टी। अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री में हमें एलिमिनेशन करना होता है तो आइडेंटिटी लगाते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे बोलो, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कुछ कह रही हो? सर्कल होगा ऑब्वियसली। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, जहां पे रेडियस कितना है, ए है। क्यों? क्योंकि सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इक्वेशन होती है सर्कल की। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है और इसका रेडियस कितना हो गया, ए हो गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया पीएमटी 2015 में कि भैया हमारे पास जो आर है वो 4 साइन ओमेगा टी है या 4 साइन 2 पाई टी आई कैप है और प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? करो सॉल्व।
आ गया? तो देखो अगेन अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो इसकी अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो फिर से वही आने वाली है, ए ओमेगा 4 इंटू ओमेगा है 2 पाई इंटू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस वही 8 पाई साइन ओमेगा टी जे कैप, लेकिन यहां माइनस आ जाएगा। बोलो अब ये वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें अभी पता थी ओमेगा स्क्वायर आता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में तो आर ही रहता है तो आर आ जाएगा 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। बोलो हाँ है ना? अब चाहिए ट्रेजेक्ट्री। तो सर ने अभी आपको सिखाया कि भैया जब ए साइन ओमेगा टी होगा और ए कॉस ओमेगा टी होगा तो हमारा यही बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये सर्कल ही बनने वाला है। अगर ये सर्कल बनने वाला है तो सर्कल में आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सर्कल की रेडियस है वो 4 मीटर है, क्योंकि ए के बराबर ही तो आएगा। और v का मैग्नीट्यूड चाहिए अब आपको, तो ये आपका v है। v का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा, तो आंसर 8 पाई आने वाला है मीटर पर सेकेंड। भाई vx का स्क्वायर करोगी तो 8 पाई का स्क्वायर cos स्क्वायर 8 पाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आएगा तो 8 पाई बचेगा मीटर पर सेकेंड। इन सब चीजों का ध्यान रखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है कि जब भी r की वैल्यू a साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस a कॉस ओमेगा टी जे कैप होगी, हमेशा ट्रेजेक्ट्री सर्कल की आएगी जिसका रेडियस a होगा। लेकिन अगर r की वैल्यू a साइन ओमेगा टी है और b साइन ओमेगा टी आ गया तो a और b यहाँ पे ना b साइन ओमेगा टी नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। अगर a के साथ कॉस में b आ गया तो फिर नीचे a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग अलग हो जाएंगे, तो वो कॉमन लेके इधर नहीं जा पाएंगे, तो इलिप्स बनेगा। तो अब ऐसी इक्वेशन को देखते हुए आपको सीधे आंसर बता देना है कि भैया r बराबर 3 साइन ओमेगा टी है प्लस 4 कॉस ओमेगा टी है। तो देखो 3 और 4 में 90 डिग्री का आउट ऑफ फेज आ गया, ये 3 और ये 4 है तो 5 वाला बनेगा। लेकिन क्योंकि 3 और 4 अलग अलग है तो इलिप्स आएगा। अगर 3 3 रहते तो सर्कल आता, या 4 4 रहते तो सर्कल आ जाता। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है? ये ट्रेजेक्ट्री के काफी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखो इनको। अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर टू द टाइम इंटरवल। तो एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर का चेंज है, टोटल वेलोसिटी नहीं है। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट में तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन में टोटल वेलोसिटी नहीं लिखते, वेलोसिटी का चेंज लिखते हैं, और वो भी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना, लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते, वो चेंज इन वेलोसिटी में गड़बड़ कर देते हैं। वेलोसिटी के वेक्टर वाला चेंज लिखना है, एज ए वेक्टर क्वांटिटी है ना, और क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो हाँ या ना? तो हमें चेंज इन वेक्टर चाहिए। जैसे एक पार्टिकल है जो कि ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, चेंज इट्स डायरेक्शन टू ट्रेवल विद 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ इन 10 सेकेंड। अब अगर इसका एवरेज एक्सेलरेशन हमें देखना है तो कोई अगर इसको लिख दे 10 माइनस 10, तब तो ये जीरो आ जाएगा ना, तो ये गलत हो गया। हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है वेक्टर के टर्म्स में। तो अगर वो पहले v2 माइनस v1 वेक्टर अपॉन में टाइम, तो v2 वेक्टर क्या है? नॉर्थ में चलने लगा 10 j कैप, इनिशियल क्या था i में चल रहा था 10 i कैप, अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो ये आंसर 10 रूट 2 बाई 10 आएगा, यानी कि आंसर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ है ना? इस बात का ध्यान रखना है कि हमें चेंज जो है वो वेक्टर के टर्म में लिखना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब हमने स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, तो अब यहाँ पर जब 2D आ जाएगा तब भी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो 2D में इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, लेकिन v को भी किस में रखना है? वेक्टर में। u को भी किस में रखना है? a को भी किस में रखना है? वेक्टर में। अब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हमने पोजीशन के चेंज में लिख दी है, r फाइनल माइनस r इनिशियल।
तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह जब यहाँ पे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लिखेंगे तो हमारा वेक्टर के टर्म्स में जो सेकंड इक्वेशन बनती है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर बताती है, ना कि पोजीशन बताती है, ना कि डिस्प्लेसमेंट बताती है ना। वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट बताती थी, यहाँ पे फाइनल पोजीशन वेक्टर बताती है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी आर नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। भाई डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर दिया, तो आर इनिशियल इधर चला गया, वो प्लस हो गया, तो अब हमें फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल रहा है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर होगी। जैसे कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, तो ये क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 3 i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। उसको एक एक्सेलरेशन मिल गई है, कितनी मिल गई है, आई कैप माइनस जे कैप। पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो भैया वेलोसिटी वेक्टर होगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना है, 3 i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन है आई कैप माइनस जे कैप इनटू टाइम है 2 सेकेंड। तो यहां से आ गया 3 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2 i कैप माइनस 2j कैप। तो ये कितना आ जाएगा, 5 i कैप और प्लस 2j कैप। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हमें चाहिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहां पर जो वेलोसिटी हमारी आई है ये टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो 2 सेकेंड पे भी यही मैग्नीट्यूड रहेगा। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी 25 प्लस 4 का अंडर रूट 29 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक। अब इसने पूछा है व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड इफ इट वाज इनिशियली एट ओरिजिन। तो आर नॉट तो जीरो हो गया क्योंकि इनिशियली ओरिजिन पे था, तो आर नॉट हमारे पास जीरो है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आ जाएगा यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। ठीक, u कितना है, 3 i कैप प्लस 4j कैप, टाइम हमें दिया है 2 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू है i माइनस जे, और टाइम हमें दिया है 4, तो 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आ गया 6 i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2 i कैप, सॉरी प्लस 2 i कैप माइनस 2j कैप। तो ये आ जाएगा कितना 8 i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6j कैप। तो ये उसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। और अगर तुम पोजीशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी देखना चाहो तो 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, 8 और 6 का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि इनिशियली तो जीरो है ना। बोलो, अब आराम से बैठ के ये चारों क्वेश्चन निकालो फटाफट, 6 7 8 9। मैच करो, आंसर सॉल्व करो। तुमको कई बार कह रहा हूं कि तुम ऐसे बहुत टाइम वेस्ट करती हो, क्या दिया है ये लिखने में, फटाफट आंसर निकालो ना यार, ये कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नंबर है, इस सब को छोड़ो ना यार, फटाफट सॉल्व करो। तो कल तो अगस्त का फर्स्ट संडे है, फर्स्ट संडे को ही फ्रेंड्स डे होता है ना। तो जा रहे हो कल तुम लोग घूमने दोस्तों के साथ? नहीं, मंडे को पेपर है, बहुत बोझ हो गया पढ़ाई। हो गया, 6 हो गया, क्या आ गया, जिसका भी जो आंसर आ रहा है बताओ।
सेकंड आ रहा है, ठीक है। सेवेंथ बताओ, थर्ड आ रहा है। एट्थ करो। एट्थ में पोजीशन पूछा है, तुम वेलोसिटी निकाल रही हो बेटा। हाँ, आर नॉट तो जीरो ही है, ओरिजिन से बोला है उसने, चल रहा है। बोला है ना, देखो ये रहा ओरिजिन से। तो यू क्या लेंगे? सर इसका फर्स्ट आ रहा है। यू जीरो है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है ना। यू भी जीरो है, आर नॉट भी जीरो है, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर आ जाएगा बस। हाँ जी त्रिशा, आ गए सारे आंसर? ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए वेक्टर्स को माइनस कर देंगे। हो गया, चारों हो गए, ठीक है। तो सिक्स्थ का क्या रहा है? सेकंड। सेवेंथ का, एट्थ का, एट्थ का फर्स्ट, और नाइन्थ का मैच कर रहे हैं ना सबके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जैसे मैं बता रहा हूँ, आपका एक दोस्त है आपके साथ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कैच कैच खेल रहे हैं, तो आप बॉल को फेंकते हो किसी एंगल पे और किसी वेलोसिटी के साथ, तो बॉल जो है वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करती है। तो जो बॉल पैराबोलिक पाथ कवर कर रही है उस बॉल को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। सो व्हेन अ बॉय थ्रोज अ बॉल इन एयर टू हिज फ्रेंड, वी सी द पाथ ऑफ द बॉल इज पैराबोलिक। This type of motion is called projectile motion. When an object is thrown with some velocity in air making an angle with horizontal, then the particle follows a parabolic path and termed as projectile, while the motion of the particle is called projectile motion. अब हमारे पास बेटा एक पार्टिकल है जिसको किसी t इक्वल टू 0 पे ग्राउंड से थीटा एंगल पे u स्पीड के साथ फेंक दिया गया है। तो ये पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है और फाइनली ग्राउंड पे गिर गया है। तो ये जिस पॉइंट से चला और जिस पॉइंट पे गिरा उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? रेंज। अपने पाथ पे जाते हुए वो h कितनी हाइट पर मैक्सिमम गया था वो क्या कहलाता है बेटे? h मैक्सिमम। और इनिशियल से फाइनल पहुंचने में उसे टोटल टाइम जो लगा उसे क्या कहते हैं बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द जर्नी। उसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई g, जहां पे u क्या है? इनिशियल स्पीड, थीटा क्या है? प्रोजेक्शन एंगल, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Maximum height, it is the vertical distance of the point from the ground after which the projection या projectile start moving down, जिसके बाद वो नीचे उतरना शुरू हो गया है। पहले ये ऐसे गया था, अब इस पॉइंट के बाद ये नीचे उतरने लगा, तो ये वाली जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है क्या कहलाती है? एच मैक्सिमम। इसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। Time of flight, it is the total time taken by the projectile to go from the initial point to final point, और इसका वैल्यू क्या होता है बेटा? 2u sin थीटा बाई g। तो ये तीनों वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए। रेंज लिख लो, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई g, h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो याद होनी चाहिए, तुम लोग लिख रहे हो। और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g। तो अलग कहानी है, फिर देखेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना इसकी ये
डेरिवेशन की है। तो अब हम लोग को 11th क्लास में तो है नहीं कि डेरिवेशन देखेंगे, तो डेरिवेशन हम लोग नहीं देख रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। मैं जब पीडीएफ दे दूंगा आपको तो उसमें आप डेरिवेशन देख लेना अगर आपको चाहिए होगा तो, है ना। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी, फालतू क्वेश्चन लिखो, करो सिंपली। यू दिया है 20, हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्शन एंगल है 53 डिग्री, रेंज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ और एच मैक्सिमम बताओ। सॉल्व करो, शाबाश। वही लगेगा, इसीलिए दिया है 53 कि साइन टू थीटा में फंस जाओ, और ऑलमोस्ट फंस गए थे। तो यू स्क्वायर हो गया 20 इंटू 20। अब साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। यस, नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोग को। ये कितना आ गया? 192.5, है ना। करो ना फिर यार। टाइम पीरियड बताओ, टाइम फ्लाइट। साइन 53 कितना होता है? 4/5। चलो कम से कम तुम लोग को ये तो याद होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16/5, 16/5 सेकंड आ रहा है। एच बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो 20 इंटू 20 साइन स्क्वायर थीटा 16/25 और 2g हो जाएगा 20। 20 से 5 चौक 20, 55 25, 16 चौक 64, 64/5 मीटर आ रहा है ना बेटे। तो ये तो फालतू क्वेश्चन था, अगला करो। A projectile is thrown with 20 meter per second at an angle 37 degree with horizontal। आपको बताना है रेंज, एच मैक्सिमम और टाइम। पहले तो ये बताओ, फिर आगे पूछते हैं। लिख लो बेटा, u है 20 और एंगल है 37 विद होरिजेंटल। हाँ, तीनों निकालने हैं, उसके बाद दो चीजें और निकालनी है। पहले ये तीनों बताओ क्या आ रहा है। उसके बाद निकालना बेटा कि अगर मास इसका 2 kg है तो व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट एच मैक्सिमम। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट एच मैक्सिमम इफ m इज इक्वल टू 2। पहले तो तुम लोग बताओ रेंज h और t क्या आ रहा है। रेंज कितना आ रहा है? 192/5 सेम आ रहा है। अच्छा हाँ, रेंज तो सेम ही आएगा। एच मैक्सिमम कितना आ रहा है? 72/5। तुम दोनों का भी यही आ रहा है यार। बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं। एच मैक्सिमम कितना आ रहा है? हाँ, तो 72/5 गलत है तुम्हारा बेटा। 36/5 देखो। टाइम 12/5। तुम्हारा कितना आ रहा है टाइम? अरे यार, तुम लोग ये सब क्वेश्चन भी मेरे से कराओगे क्या यार? टाइम वाइम भी नहीं निकाल पा रहे क्या? 2u sin थीटा बाई जी करना है। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग। चलो अब बताओ बी पार्ट। अगर मास 2 kg है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ। अब इसमें क्या लगेगा कंसेप्ट? कैसे? यस, वेरी गुड। जब भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका
मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ उसकी एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी बच जाती है, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है बेटे, हाफ ऑफ एम। आपको पता थी ये बात? वेरी गुड। तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर तो हाफ ऑफ एम टू है, और यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, यू 20 और कॉस 37 4/5 का स्क्वायर। तो 2 से 2 साफ हो गया, 20 इंटू 20 इंटू 16/25, ठीक है, 25 अठे 200, 16 16 256, 256 जूल आ रहा है। हैं? बोलो यार, ठीक है ना, 256 जूल। अब हमें चाहिए बेटा व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड, बताओ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी से। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो अगर कोई प्रोजेक्टाइल चल रहा है तो क्या होता है कि उसकी यहाँ पे वेलोसिटी है u cos थीटा, यहाँ पे वेलोसिटी है u sin थीटा। ये जो u sin थीटा है ना बेटा, इसके नीचे g लग रहा है, तो इस g की वजह से u sin थीटा का जो वेक्टर है वो कम होता जाता है, और कम होते होते यहाँ जीरो हो जाता है, जबकि u cos थीटा वो तो सेम रहता है, वो तो हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। फिर इसी जी की वजह से ये वेलोसिटी अपोजिट बढ़ती रहती है, और उतने ही टाइम में वो बढ़ के उतनी ही हो जाती है जितनी ये पहले थी। तो इसका मतलब जब ये ग्राउंड पे गिरता है बेटे, तो वो उसी यू से गिरता है और उसी एंगल से गिरता है। इसका मतलब बेटा अगर हमारे पास यू की वैल्यू कितनी थी 20 और थीटा कितना था 37 डिग्री, तो यू का इनिशियल वेक्टर कितना था 20 cos 37 आई कैप प्लस 20 sin 37 जे कैप। तो ये कितना कितना आ जाएगा, cos 37 कितना होता है 4/5, तो 16 आ जाएगा ना, ये 4/5 16, 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो क्या मैं वेलोसिटी को सीधे ये कह सकता हूं कि आई वाला तो चेंज नहीं होगा और जे वाला सिर्फ पलट जाएगा, जे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो वाई कंपोनेंट जो है वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता है। तो जब वो ग्राउंड पे गिरता है तो वाई वाला कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है, यानी कि अगर हमारी वैल्यू यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप है इनिशियल वेक्टर, तो हमारा फाइनल वेक्टर होगा यू एक्स आई कैप प्लस यू, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, तो माइनस यू वाई जे कैप। खेल समझ में आ गया? तो ये बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमें याद रख लेना इस बात को। बोलो हाँ या ना। अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगला एग्जांपल है u 20 दिया है, थीटा 45 दिया है, टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज निकालना, ये नहीं करेंगे, अपने आप कर लेना, फालतू क्वेश्चन। इधर देखो नोट, नोट क्या कह रहा है, रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी है। तो अगर साइन टू थीटा 1 हो गया तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी भाई, साइन टू थीटा अगर 1 हो गया तो रेंज मैक्सिमम होगी। अगर मैक्सिमम होगी तो टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री होता है तो रेंज क्या होती है बेटे, मैक्सिमम। लेकिन उस समय पे उस खेल में हाइट मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, रेंज का 1/4। तो जब थीटा 45 डिग्री होता है तो रेंज और एच मैक्सिमम की वैल्यू का रेशो 4 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो याद ही रख लेना है, आगे यूज कर लेंगे इसको कभी, ठीक। अब आ जाओ ट्रेजेक्ट्री पे। देखो बेटा हमें पता है कि पार्टिकल को फेंका गया था u cos थीटा और u sin थीटा से, x में जीरो था और y में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन थी माइनस जी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इनिशियल कंपोनेंट ऑफ y की वेलोसिटी को घटा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट x में कितनी होगी, u x थी, वहां से t निकाला और y में पुट किया, इसी तरह से ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री निकालने पे हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब आपको लर्न करना है, ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। यहाँ पे x क्या है, पार्टिकल की पोजीशन, रेंज नहीं है। ये जो ट्रेजेक्ट्री लिखी गई है ये किसी समय पर जो पार्टिकल की पोजीशन है x, मान लो पार्टिकल यहां पर है, उसकी x और y कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है। हाँ, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यही आंसर रेंज के टर्म्स में भी आ जाता है।
और रेंज के टर्म्स में क्या वैल्यू आती है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1 माइनस x बाई r। ये अब ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक। तो अब जैसे हमारे पास मान लो क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, व्हाट इज थीटा व्हाट इज रेंज, तो हम इससे कंपेयर कर देंगे y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले इसको इस टर्म में बनाने की कोशिश करो, तो ax कॉमन ले लो, यहां से बचेगा 1 माइनस bx स्क्वायर अपॉन में ax, बोलो हाँ या ना। तो y की वैल्यू आ गई ax इंटू 1 माइनस x बाई a बाई b। हम ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x अकेला है तो यहाँ पे भी अकेला होना चाहिए। अब अगर हम इसको कंपेयर कर दें y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r से, तो क्लियरली कह सकते हैं बेटा कि रेंज किसके बराबर है, वेरी गुड। और tan थीटा किसके बराबर है, ax नहीं सिर्फ a, tan थीटा किसके बराबर है, a, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स a। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हाँ उसमें तो x में ना 0 थी ना एक्सेलरेशन, अगर मैं इलेक्ट्रिक पास करा दूं तो नहीं आएगी, तो पूरी सारी फिर से ड्राइव करनी पड़ेगी सारी वैल्यूज, तो वही सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। चलो अब देखो बेटा एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, 3y की वैल्यू दी हुई है 4x माइनस 24x स्क्वायर, फाइंड थीटा एंड रेंज। तो अब सबसे पहले इसको y वाले में चेंज करो, आ गया। तो अगर देखो 3y बराबर है 4x माइनस 24x स्क्वायर के, तो सबसे पहले इसको y में लेके आएंगे, y हो गया 4/3x और 4/3x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 24x स्क्वायर अपॉन पे 4/3x, बोलो हाँ या ना। सारा कॉमन लेने का ही खेल है, तो 4/3x यहां से क्या बचा 1 माइनस 6, तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4/3 है ना और ये ऊपर 24 है, तो 4 6 जब मैंने काट दिया है, अब ये बचा हुआ है कितना, ये 3 भी तो ऊपर जाएगा ना, x बाई यहाँ पे बचा है 1/3, तो ये 1/18 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 1/18 आएगा ना। वन बाई सिक्स आ रहा है तुम लोग का रेंज, अरे मैंने ये गलती करी है ना, यहाँ पे ये 24 को तो 3 से डिवाइड ही नहीं किया, ये गलती कर दी है मैंने, तभी मेरा अलग आ रहा है ना तुम लोग से। हाँ तो सही करते हैं, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर है ना। अब सही है, देखो 3 से डिवाइड कर दिया और फिर 4/3 कॉमन लिया, तो अब 4/3x कॉमन भी ले लो, तो अब तुम्हारे पास आ गया 4/3x इंटू 1 माइनस x बाई 6, क्योंकि ये 4 2 जा बचेगा तो ये 1/6 आएगा। तो अब तुम्हारे पास रेंज आ चुकी है 1/6 मीटर और थीटा आ चुका है 10 इनवर्स 4/3, वो तो हमें पता ही है 53 डिग्री होता है, तो ये 53 डिग्री आ गया, बोलो हाँ है ना। एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स कट गया, तो एक ही तो बचा है, एक ही लिखा है ना। चलो अगला क्वेश्चन, u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा दिया है 53 डिग्री, आपको बताना है विद द हॉरिजॉन्टल, आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पार्टिकल अगर उसकी पोजीशन 2 मीटर है तो x में।
तो अब जैसे ही तुमने देखा कि हमें x में पोजीशन देके y पूछा गया है, तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि यही पूछा गया है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अब लेकिन यहाँ पे रेंज वेंज तो दी नहीं है, तो या तो रेंज लगा लो या वो वाला फॉर्मूला लगा लो। वो वाला फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखो फॉर्मूला। तो y इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू है 2, 1053 कितना होगा 4/3 माइनस जी 10 एक्स स्क्वायर 4 अपॉन में ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर 100 और cos स्क्वायर 53 कितना हो जाएगा, cos 53 3/5 तो 9/25। बोलो हाँ या ना। 25 चौक 100, 4 से 4 गया, यहां से आ गया 8/3 और माइनस में यहां से कितना आ गया 2 पंजे 10, 5/9। बोलो यार, तो ये कितना आ गया 3 अठे 24 माइनस 5 19/9। ये आंसर आ रहा है। अरे यार एलसीएम 9 आएगा तो 3 8 24, 24 माइनस 5। कैलकुलेशन तेज करो अपनी यार तुम लोग। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कर दोगे तो मजा आ जाएगा। एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन x1 दी हुई है और उसकी हाइट y दी हुई है। इस हाइट के बाद वो x2 और आगे जाके गिरता है, तो x1 x2 और y में रिलेशन बताना है। अगर उसे u से फेंका गया थीटा एंगल पे। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। क्या क्या पता है पहले ये बताओ क्वेश्चन में। रेंज पता है हमें, कितनी है रेंज। अगर रेंज पता है इसका मतलब वो हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला हमें लगवाना चाहता है, रेंज वाला। लगा दो रेंज वाले में, रेंज की जगह x1 प्लस x2 रख दो, बाकी सब चीजें वैसे ही रखो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आ गया ना। क्या सोचना है। तो वहां पे भी तो x1 आएगा बेटे, टेन थीटा के पास भी तो x1 लिखोगी मिराया। वहां पे तुमने x लिख दिया है। हाँ करो शाबाश। ये सब माया मिराया ये सब कुछ नहीं करना बेटा, आप सॉल्व कर ले बस सीधा अंदर। क्यों, आंसर टेन थीटा में ही तो है, बस एलसीएम ले लो, अब आ गया आंसर। x1 x क्या होता है, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही तो ओरिजिन मानेंगे, x1 ही लेंगे ऑब्वियसली। तो y इज इक्वल टू x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो y इज इक्वल टू x की जगह आ गया x1 टेन थीटा 1 माइनस x की जगह x1 और r की जगह x1 प्लस x2। एलसीएम लोगे तो x1 से x1 उड़ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी x1 x2 अपॉन में x1 प्लस x2 और टेन थीटा बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल में, है ना। कल कराऊंगा प्रोजेक्टाइल एट ए हाइट, यानी किसी हाइट से अगर प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। इज इट ओके। अब इसकी मॉड्यूल निकालो और क्वेश्चन लगाओ इसके।